राजकुमार आदित्य ने उस रात सिर्फ एक आईना तोड़ा था, लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसके महल का हर आईना चकनाचूर था। शीश महल की हजारों दीवारें, जो कल तक उसका शाही अक्स दिखाती थी, आज खामोश थी। हर टूटे हुए टुकड़े पर कांच की बारीक दरारें थी, जैसे किसी अदृश्य मकड़ी ने जाला बुन दिया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, शीशे के टूटने की नहीं, किसी पुरानी भुलाई हुई चीज के जागने की। आदित्य अपने बिस्तर से उठा। उसके पैरों के नीचे कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। वो गुस्से से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई, क्योंकि हर टुकड़े में, हर दरार में उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, एक औरत का। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कहकशा तैर रही हो, और उसके होठ पर एक मुस्कान थी जो वादा भी थी और चेतावनी भी। वो मोहिनी थी। और उस सुबह सूर्यगढ़ के राजकुमार को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने ही महल में एक कैदी बन चुका है। ये किसकी जुर्रत हुई? आदित्य की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। कुछ घंटे पहले का डर अब घमंड भरे गुस्से में बदल चुका था। उसके मंत्री सर झुकाए खड़े थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आदित्य ने अपनी उंगली एक बूढ़े सलाहकार हरिप्रसाद की ओर उठाई। तुम्हारी निगरानी में ये सब हुआ, हरिप्रसाद। तुम्हारी वफादारी पर शक होता है मुझे। हरिप्रसाद ने कांपते हाथों से कहा, महाराज, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। ये कोई जादू है, कोई माया। आदित्य हंस पड़ा। उसकी हंसी में जहर था। माया या तुम्हारी नाकामी? सूर्यगढ़ को तुम्हारी जैसी कमजोर सोच की जरूरत नहीं है। तुम बर्खास्त किए जाते हो। आज से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इस महल से कोई वास्ता नहीं। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। दशकों की सेवा का ये सिला मिला था। वो चुपचाप सर झुका कर चले गए। आदित्य ने अपने पन्ने के अंगूठी को घमंड से देखा। उसे अपनी ताकत पर पूरा यकीन था। वो नहीं जानता था कि उसने सिर्फ एक वफादार सेवक को नहीं, बल्कि अपने आखिरी सुरक्षा कवच को भी महल से बाहर निकाल दिया था। उसी शाम, जब दरबार अपनी पूरी शान में था, हवा अचानक थम गई। मशालों की लौ नीली हो गई और हवा में चंदन और रात की रानी की एक अजीब सी महक फैल गई। और फिर वो आई, जैसे हवा से ही बनी हो। दरबार के बीचों बीच मोहिनी खड़ी थी। उसका जिस्म ऐसा था जैसे पिघले हुए सोने से गढ़ा हो, और उसकी आंखें हर देखने वाले को अपना दीवाना बना रही थी। आदित्य अपनी जगह पर जम गया। उसने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। ये वही चेहरा था जो उसने सुबह आईने के टुकड़ों में देखा था। मोहिनी ने हल्का सा सर झुकाया और उसकी आवाज शहद की तरह दरबार में फैली। राजकुमार आदित्य, मैंने आपकी कीर्ति के बारे में बहुत सुना है। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें से एक जुगनू उड़ा, जो उड़ते उड़ते एक चमकते हुए हीरे में बदल गया और आदित्य के कदमों में आ गिरा। पूरा दरबार हैरान था, लेकिन आदित्य तो बस उसकी आंखों में खोया हुआ था। वो पूरी तरह से उसके जादू में जकड़ चुका था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सूर्यगढ़ पर एक अजीब सा साया छा गया था। राजकुमार आदित्य अब दरबार में नहीं बैठता था। वो अपनी प्रजा की फरियाद नहीं सुनता था। उसका सारा वक्त मोहिनी के साथ गुजरता था, शीश महल के उसी कमरे में, जहां अब सिर्फ एक ही आईना बचा था, वो आईना जिसमें मोहिनी पहली बार दिखी थी। आदित्य घंटों उस आईने में खुद को और मोहिनी को निहारता रहता। मोहिनी उसे वो सब दिखाती जो वो देखना चाहता था, एक महान राजा, एक अजेय योद्धा, एक ऐसा शहंशाह जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। वो उसकी तारीफों के पुल बांधती, उसकी झूठी महानता के गीत गाती। और आदित्य, जो हमेशा से अपनी तारीफ का भूखा था, उस माया जाल में धंसता चला गया। वो कमजोर होने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिवाय मोहिनी की खूबसूरती और आईने में दिखते अपने झूठे अक्स के। सूर्यगढ़ का सूरज अब धीरे धीरे अस्त हो रहा था। महल से दूर
गांव की एक छोटी सी कुटिया में अनन्या अपने बीमार पिता हरिप्रसाद की सेवा कर रही थी। उसे महल से निकाले जाने का दुख नहीं था, उसे फिक्र थी अपने राज्य की। उसने देखा था कि कैसे खेत सूख रहे थे, कैसे सूरज की रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और कैसे लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो रही थी। वो जानती थी ये सब आम बात नहीं है। उसके पिता ने उसे बचपन से सूर्यगढ़ की वफादारी का पाठ पढ़ाया था। वो उस राजकुमार से नफरत करती थी जिसने उसके पिता का अपमान किया था, लेकिन वो उस राज्य से प्यार करती थी जिसे उसके पुरखों ने अपने खून से सींचा था। एक रात जब उसके पिता दर्द से कराह रहे थे, उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, ये कोई मामूली विपदा नहीं है। महल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। राजकुमार की आत्मा को कोई धीरे धीरे पी रहा है। अनन्या की आंखों में चिंता और संकल्प एक साथ चमक उठे। उसे पता था कि अब उसे कुछ करना होगा, अपने पिता के सम्मान के लिए और अपने राज्य को बचाने के लिए। दिन रात एक करके अनन्या अपने पिता की पुरानी किताबों और पांडुलिपियों में खो गई। ये वो किताबें थीं जिनमें सदियों का ज्ञान और प्राचीन भारत के रहस्य छिपे थे। पन्ने पलटते हुए उसकी उंगलियां धूल और समय की गंध से भर गई। वो उन कहानियों को पढ़ रही थी जो सूर्यगढ़ के लोग भूल चुके थे, यक्ष और यक्षिनियों की, मायावियों की और उन आत्माओं की जो इंसानी घमंड को अपनी खुराक बनाती है। और फिर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब में उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसमें एक तस्वीर थी एक बेहद खूबसूरत औरत की, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और उसके नीचे लिखा था प्रतिबिंब यक्षिनी। ये एक ऐसी आत्मा थी जो आईनों और परछाइयों में रहती थी। वो अपने शिकार को उसके घमंड के जाल में फंसाती, उसे उसकी झूठी महानता का सपना दिखाती और धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सारी ऊर्जा चूस लेती, जब तक कि शिकार सिर्फ एक खोखला जिस्म न रह जाए। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर का चेहरा हूबहू मोहिनी जैसा था। अब उसे यकीन हो गया, राजकुमार की जान बहुत बड़े खतरे में थी। अनन्या भागकर अपने पिता के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। हरिप्रसाद की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अपनी बेटी के साहस पर गर्व भी था। उन्होंने धीरे से उठकर अपनी पुरानी संदूक खोली। सालों के बाद उन्होंने उसमें से एक छोटी सी चीज निकाली। वो एक छोटा, खुरदरा, काले रंग का पत्थर था। उसमें कोई चमक नहीं थी, कोई खूबसूरती नहीं थी। वो नदी के किनारे मिलने वाले आम पत्थरों जैसा ही था। ये अंधक पाषाण है, हरिप्रसाद ने कमजोर आवाज में कहा। हमारे पुरखे इसे अपने साथ रखते थे। ये प्रकाश को सोख लेता है, इसकी कोई परछाई नहीं बनती और न ही इसमें कोई अक्स दिखता है। ये हर तरह के मायाजाल को तोड़ सकता है, क्योंकि ये सच के सिवा कुछ नहीं दिखाता और सच होता है खालीपन। उन्होंने वो पत्थर अनन्या के हाथ में रख दिया। मैं उस राजकुमार के लिए दुखी नहीं हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन सूर्यगढ़ की रक्षा हमारा धर्म है। जाओ बेटी और अपना धर्म निभाओ। अनन्या ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वो ठंडा और ठोस था, उस धोखे की दुनिया में सच्चाई का एकमात्र टुकड़ा। अनन्या ने जब दूर से राजकुमार की एक झलक देखी तो उसका दिल कांप गया। आदित्य, जो कभी सूर्यगढ़ का सबसे ताकतवर और खूबसूरत नौजवान था, अब हड्डियों का ढांचा लग रहा था। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी और उसकी आंखें धंसी हुई और बेजान थीं। वो अपने ही महल की परछाई बन चुका था। लोगों में कानाफूसी होने लगी थी कि राजकुमार पर किसी ने काला जादू कर दिया है। राज्य का खजाना खाली हो रहा था, सेना कमजोर पड़ रही थी और पड़ोसी राजा मौके की तलाश में थे। सूर्यगढ़ का गौरव मिट्टी में मिल रहा था। अनन्या समझ गई कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे पता चला कि मोहिनी की असली ताकत शीश महल से ही आती है। वो टूटे हुए आईने कोई हमला नहीं थे, बल्कि राजकुमार की आत्मा को बांधने का एक मंत्र था। हर टुकड़ा आदित्य की जान को मोहिनी से जोड़ रहा था। अगर उसे राजकुमार को बचाना है तो उसे उस माया के केंद्र में जाना होगा,
उसे शीश महल में घुसना होगा। ये मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन अनन्या ने फैसला कर लिया था। अमावस की रात थी। आसमान में न चांद था न तारे। अंधेरे की चादर ओढ़कर अनन्या एक परछाई की तरह महल की दीवार के पास पहुंची। उसने अपनी सांस रोक ली। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। पहरेदार मशाले लिए गश्त कर रहे थे। उनकी परछाइयां दीवारों पर राक्षसों की तरह नाच रही थी। पकड़े जाने का मतलब था सीधी मौत, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा अपने लक्ष्य को पाने का जुनून था। उसने अपनी मुट्ठी में अंधक पाषाण को कसकर पकड़ रखा था। उसकी ठंडक उसे हिम्मत दे रही थी। उसने एक रस्सी का हुक ऊपर फेंका और बिना आवाज किए दीवार पर चढ़ने लगी। हर एक कदम एक प्रार्थना थी, हर एक सांस एक चुनौती। वो सिर्फ एक महल की दीवार नहीं चढ़ रही थी, वो अपने राज्य की किस्मत को बचाने के लिए एक अंधी खाई को पार कर रही थी। नीचे सूर्यगढ़ सो रहा था। बेखबर की उसकी किस्मत का फैसला एक अकेली निडर लड़की के हाथों में है। अनन्या आखिरकार शीश महल में पहुंच गई, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसे उसने कहानियों में सुना था। यहाँ की हवा में घूमती हुई तस्वीरें थी, फुसफुसाती हुई आवाजें थी। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ एक घूमते हुए भंवर की तरह लग रहा था। और बीच में उस अकेले खड़े आईने के सामने आदित्य बैठा था। वो एक पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था, बेजान, जिसकी सारी जिंदगी निचोड़ ली गई हो। और उसके सामने हवा में तैरती हुई मोहिनी खड़ी थी। उसे देखकर अनन्या को कोई हैरानी नहीं हुई। मोहिनी हंसी। उसकी हंसी कांच के टूटने जैसी थी। एक मामूली गांव की लड़की। तुझे क्या लगा तू मुझे रोक पाएगी? ये राजकुमार अब मेरा है। इसकी आत्मा, इसकी ताकत, सब कुछ मेरा है। अनन्या डरी नहीं। उसने अपनी नजरें आदित्य पर जमाए रखीं। उसका दिल उस राजकुमार के लिए दुख से भर गया जो घमंड में अंधा हो गया था। उसे मोहिनी से नहीं, उसके बनाए हुए भ्रम से लड़ना था। तुमने कुछ भी नहीं जीता है। अनन्या की आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। तुमने बस एक खोखले इंसान को कैद किया है। मोहिनी हंसी। देखो इसे, ये अब भी खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत राजा समझता है। अनन्या ने अपनी मुट्ठी खोली और अंधक पाषाण को ऊपर उठाया। जैसे ही पत्थर सामने आया, मोहिनी के बनाए भ्रम में एक खाली जगह बन गई, एक ऐसा शून्य जहाँ कोई माया काम नहीं कर रही थी। मोहिनी चौंक गई। फिर अनन्या तेजी से झुकी। फर्श पर पानी का एक छोटा सा गड्ढा था जो बारिश की वजह से बन गया था। उसने आदित्य का चेहरा पकड़ा और उसे उस गंदे पानी में अपना अक्स देखने पर मजबूर कर दिया। देखो राजकुमार, ये है तुम्हारी असली खूबसूरती। देखो तुमने खुद को क्या बना लिया है। महीनों में पहली बार आदित्य ने आईने के धोखे से बाहर अपना असली चेहरा देखा। एक मरते हुए आदमी का चेहरा। उसके सूखे होंठ, धंसी हुई आंखें, पीली चमड़ी। वो सपना नहीं, हकीकत थी। एक भयानक, कड़वी हकीकत। सच्चाई का वो एक पल शीशे की उस पूरी दुनिया पर भारी पड़ा। जैसे ही आदित्य ने अपनी असलियत देखी, उसका घमंड, उसका वहम एक झटके में टूटकर बिखर गया। और जैसे ही उसका घमंड टूटा, मोहिनी का शक्ति का स्रोत कट गया। यक्षिनी ने एक भयानक चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसका खूबसूरत चेहरा पिघलने लगा, उसकी चमड़ी काली पड़ने लगी और उसकी सितारों जैसी आंखें लाल अंगारे बन गईं। एक पल के लिए अनन्या ने उसका असली घिनौना रूप देखा, एक बूढ़ी झुर्रियों वाली आत्मा जो दूसरों की जिंदगी पर जीती थी। फिर एक धमाके के साथ वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। शीश महल के सारे भ्रम टूट गए। आईने की दीवारें जो अब तक खामोश थी, चटक कर गिरने लगी। आदित्य मंत्र से आजाद होकर बेजान सी हालत में फर्श पर गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ अनन्या की तेज सांसों और टूटते कांच की आखिरी आवाजें बाकी थी। जब आदित्य को होश आया तो उसने अपने सामने अनन्या को खड़े पाया। न कोई भ्रम था,
न कोई जादू, बस एक साधारण लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दया थी। शर्म और पछतावे के बोझ तले राजकुमार की आंखें झुक गईं। पहली बार अपनी जिंदगी में उसने अपनी गलती को महसूस किया। ठीक होने के बाद उसका पहला काम था अनन्या के गांव जाना। वो शाही रथ पर नहीं बल्कि पैदल गया। उसने भरी सभा में हरि प्रसाद के पैर छूकर माफी मांगी। मैंने अपनी आंखों पर घमंड की पट्टी बांध रखी थी, उसने कहा। आपने अपनी वफादारी निभाई और मैंने आपको अपमान दिया। मैं सजा का हकदार हूँ। हरि प्रसाद ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, एक राजा की असली परीक्षा उसकी ताकत में नहीं बल्कि अपनी गलती मानकर उसे सुधारने में होती है। आज तुम सच में सूर्यगढ़ के राजा बने हो। उस दिन आदित्य ने सिर्फ एक पुराने सलाहकार का सम्मान नहीं लौटाया बल्कि अपनी खोई हुई आत्मा को भी वापस पा लिया। सूर्यगढ़ में एक नया सवेरा हुआ। शीश महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब राजकुमार आदित्य अपना समय महल के बगीचों में अपनी प्रजा के बीच बिताता था। हरि प्रसाद को उनका सम्मान वापस देकर राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया गया, लेकिन असली सलाहकार तो अनन्या थी। आदित्य अब कोई भी फैसला लेने से पहले अनन्या की सलाह जरूर लेता था। उसकी बुद्धिमानी और निस्वार्थ सेवा ने राज्य को फिर से मजबूत बनाया। एक शाम दोनों बगीचे में टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में हजारों रंग बिखरे थे। आदित्य ने कहा, मैं आईनों में अपनी झूठी परछाई ढूंढता रहा, लेकिन मेरी असली ताकत तो तुम में थी, अनन्या। वफादारी और साहस में, जो किसी आईने में नहीं दिखती। अनन्या मुस्कुराई। उनकी कहानी प्यार की नहीं बल्कि सम्मान की थी। एक राजकुमार के बदलने की और एक साधारण लड़की के साहस की, जिसने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं कर्मों में होती है। सूर्यगढ़ का भविष्य अब आईनों में नहीं बल्कि इन दो समझदार इंसानों के हाथों में सुरक्षित था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।